नमस्ते फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी वधू परीक्षा। निर्मला बहुत ही सुंदर लड़की है, इसके साथ ही स्वाभिमानी भी परले सिरे की। तिलक, दहेज और ठहरौनी यह सभी उसे अपमानजनक मालूम होते हैं और वह मन ही मन में निश्चय कर चुकी है कि इन दशाओं में वह जीवन पर्यंत कुंवारी ही रहेगी। उसके पिता लाला काली प्रसाद एक वकील के मुहर्रिम। आमदनी इतनी है कि खर्च को काफ़ी है, कुछ बचत नहीं होती, इसलिए बेचारे चिंतित रहते हैं। इधर निर्मला कुंवारेपन की उस सीमा तक जा पहुंच चुकी है, अब वह पड़ोसियों की आंखों में खटकने लगती है, इसलिए अब चिंता भी बढ़ गई है। इस 19वें साल में भी विवाह न हुआ तो दुनिया क्या कहेगी। निर्मला के जी में बार बार आता था कि माता पिता से जाकर कह दे, आप मेरे विवाह की बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इसी तरह रहना चाहती हूँ। लेकिन इस विषय में कुछ कहते संकोच से जवाब बंद हो जाती थी। एक दिन संध्या के समय उसके सिर में दर्द था। कोठरी में लेटी हुई लाला काली प्रसाद बाहर से आकर स्त्री से बोले, एक लड़का मिला है, लेकिन 3000 मांगता है और लड़की को जवाब देखकर जवाब लेने को कहता है। लड़का अच्छा है, मैं सोचता हूँ यह घर बेच दूँ, 2-2.5 हज़ार इसके मिल जाएंगे। 1500 किसी मेहमान से ले लूँगा, किसी तरह सिर का बोझ हल्का हो। स्त्री ने भाग्य को कोसते हुए कहा, भगवान ने न जाने स्त्रियों को क्यों पैदा किया। बेटे की जायदाद के नाम यही घर है, वह भी निकल जाएगा तो रहने को भी ठिकाना ना रहेगा। ईश्वर कन्या दे तो धन भी दे, नहीं तो न दे। काली प्रसाद ने स्त्री को ढाढ़स देते हुए कहा, रहने की चिंता कौन, बहुत दिन जीना है, थोड़ा सा घर किराए पर ले लेंगे, अपने ही जीने तक का तो नाता है, कौन दूसरे लड़के बैठे हुए हैं जिनके लिए घर की चिंता करे। निर्मला पड़ी पड़ी सारी बातें सोच रही थी। उसकी बेकसी इतने भयंकर रूप में कभी उसके सामने न आई थी। आज उसका कंकाल देखकर वह काँप गई। वह व्याकुल होकर उठी थी कि पिताजी को साफ साफ कह दे कि मुझे अपना विवाह नहीं करना है, आप व्यर्थ हैरान हो रहे हैं। लेकिन आज भी उसका मुंह न खुला। वह फिर जाकर लेट गई और सोचने लगी कि इस संपत्ति का अंत कैसे हो। क्यों न वह कहीं भाग जाए, नहीं भागने से बदनामी होगी, लोग तरह तरह का आक्षेप करेंगे। वह कुछ खा कर जीवन का ही अंत क्यों न कर दे। कितना अनर्थ है कि जिस घर में उसने जन्म लिया वही बेचकर उसका विवाह किया जाए। यह अपमान वह नहीं सह सकती। मानो वह इतनी तुच्छ है कि जब तक रुपये की थैली उसके पैरों से न बंधी जाए, वह बर के साथ तराजू पर रखी ही नहीं जा सकती। लोग कितने स्वार्थी हैं। बर पक्ष को संतोष नहीं होता है कि पराये घर की लड़की मिल जाती है, पाली पोसी हुई, जो पहले ही दिन से घर के काम धंधे में लग जाती है, सारे घर का टहल करेगी, सबके दुख दर्द में शरीक होगी। उस पर यह टिपुन्नस की लड़की पढ़ी लिखी हो सकती हो, घर के कामों में कुशल ही मानो विवाह की सारी गरज कन्या को हो, बड़ को कोई गरज नहीं है। जिसे 100 बार गरज हो उसे रुपये दें, उससे अपनी लड़की का विवाह करें। और स्त्री क्यों यह अपमान सहती रहे, क्यों इतने दिनों से वह इस अपमान को सिर पर ओढ़ती चली आई है।
क्यों उसे ठोकर नहीं मार देती? लोग कहते हैं वह दुर्बल है, उसे किसी रक्षक की ज़रूरत है। क्या यह 10-5 स्त्रियां मिलकर नहीं रह सकती? क्या वह कुछ काम करके पेट को रोटी नहीं ला सकती? वह पुरुष के घर में क्या नहीं करती? नीच से नीच काम उन्हें करना पड़ता है। अपने रक्त के जोर से गृहस्थी के रोड़ों को जोड़कर वह भवन खड़ा करती हैं। फिर भी उस भवन पर उसका कोई अधिकार नहीं। पुरुष चाहे उसे घर से निकाल सकता है। सबसे बड़ी अनीति यह है कि हम कन्या को देखेंगे, कन्या को चाहिए कि अपना रूप दिखाकर वर को प्रसन्न करे, नहीं तो वर महोदय नापसंद कर देंगे, फिर कन्या कहीं की ना रहेगी। सहसा माता की आवाज़ उसके कानों में आई, तो कल जाकर ठीक ठाक कर आना। काली प्रसाद बोले, नहीं, मेरा विचार इस समय जाने का है। अभी वर के पिता से मेरी बातचीत नहीं हुई। पड़ोस के एक आदमी से इतना समाचार मिला था। बातचीत करने से शायद दहेज कुछ कम हो जाए। यह कहते हुए काली प्रसाद चले गए। वर के पिता मुंशी माधव प्रसाद नए और पुराने विचारों के मिले जुले आदमी थे। बाजी बातों में बिल्कुल नए थे। बाजी बातों में पुराने से भी पुराने विवाह में लड़के की इच्छा प्रधान है, इसको वह स्वीकार करते थे। जो नई बात है, कन्या के पिता को ऊँख की तरह पेल कर सारा रस निकाल लेना चाहिए। इस सिद्धांत के भी वह पक्के समर्थक थे। जो पुरानी बात है, अपनी कुलीनता पर उन्हें बड़ा अभिमान था और इसे सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। संध्या समय किसी ने कहा, लाला काली प्रसाद अपनी कन्या के विवाह के संबंध में आपके पास आ रहे हैं। माधव प्रसाद ने अनजान बनकर पूछा, कौन काली प्रसाद? अजी वही जो वकील के मुहिर हैं। घर में तो कुछ तत्व भी है कि मुझसे बात ही करने आ रहे हैं। खुखल होता तो आता ही क्यों? अच्छी आमदनी है, कहाँ तक दे देगा? मैंने तो 3,000 सुना था। इतना सुनकर भी आ रहा है तो 1,000 और दे मारेगा। हाँ, आशा तो है। अच्छा, लाओ जरा कमरे में झाड़ू तो लगा दूँ। जाकर खां साहब के घर में से 2-4 कुर्सियाँ मांग लो और एक कालीन भी। जो कहीं इसी बीच में आ जाए तो कह दूँगा मेरी चीज़ें खां साहब के घर मांगे गई थी। मकान भी तो शानदार नहीं है। इसका जवाब भी तैयार है। बुजुर्गों की निशानी है, इसलिए इसे बनाए हुए हूँ। दोनों मित्रों ने मांग जांच कर कमरा सजाया और बैठकर शतरंज खेलने लगे। काली प्रसाद ने आकर सलाम किया। माधव प्रसाद ने सत्कार भाव से कहा, आइए महाशय, आप ही की बात तो अभी हो रही थी। मैं तो आपके यहाँ संबंध होना अपने लिए गौरव की बात समझता हूँ, लेकिन लड़का ब्याह करने को नहीं कहता। कई आदमी लौट गए हैं। काली प्रसाद ने कहा, ऐसा ना फरमाइए बाबू साहब, बड़ी आशाओं से आया हूँ। माधव प्रसाद ने कहा, आजकल के लड़के किसी की सुनते ही नहीं साहब, मैं क्या करूँ? काली प्रसाद ने कहा, अब तो आप ही उबारेंगे तो उबरूँगा। आज जो कुछ कहेंगे वह सेवा में समर्पित किया जाएगा। माधव जी बोले, इसकी कोई बात नहीं, लेन देन में नीचता समझता हूँ। आपस में ऐसा व्यवहार लज्जा की बात है। लड़का राजी ही नहीं होता। कल एक साहब 4,000 तक दे देते थे, मगर उसने हामी न भरी। मैं अपनी खुशी से कुछ नहीं कर सकता, आप खुद सोचिए। काली प्रसाद बोले, आपका जैसा नाम सुना था उससे कहीं बढ़कर पाया। आप जैसे महानुभावों से समाज की और बिरादरी की मर्यादा है। काली प्रसाद से खूब खुशामद करा के माधव प्रसाद ने पुत्र को बुलाया।
इसका नाम गंगा प्रसाद है, कॉलेज में पढ़ता था। बाल बनाए लचकता हुआ आकर खड़ा हो गया। गंगा प्रसाद नए विचार के युवक था। बोला, जैसी आपकी इच्छा हो, मुझे तो केवल यही कहना है कि लड़की को मैं खुद देखूंगा। माधव प्रसाद लड़के की सुसाध्यता पर क्षुब्ध हो गए। यह तो ब्याह के नाम पर लट्टू हो गया। बोले, और जो कुछ कहना है कह लो, नहीं पीछे मेरी जान खाने लगो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं हुआ। मगर गंगा प्रसाद के अधिकार पर हाथ न बढ़ाना चाहता था। लेन देन मोल भाव पिता का काम है, उसका इससे कोई प्रयोजन नहीं था। वह तो केवल कन्या को देखने का इच्छुक है। वह चला गया तो काली प्रसाद बोले, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है भैया, जब चाहे देखा है। शक्ल सूरत से उनसे कहीं बढ़कर है। माधव प्रसाद जब उसे मंजूर है तो मुझे क्या इनकार हो सकता है। लेन देन के विषय में पहले ही कह चुका हूँ, मुझे घृणा है। लेकिन घर की स्त्रियाँ और संबंधी अभी पुरानी प्रॉपर्टी में बंधे हुए हैं, उनकी खातिर करनी ही पड़ेगी। मैं उन्हें ऐसी रकम नहीं बताना चाहता जिससे उन्हें शिकायत या खानदान की हेठी हो। 4,000 की बात मैंने कल ही फेर दी थी, यह समझ लीजिए। काली प्रसाद ने नम्रता से कहा, भाई साहब, भगवान ने आपको सब तरह से संपन्न बनाया है। हम आपको देने योग्य नहीं हैं। आपको एक दासी देता हूँ, यही समझिए। मैं तंग हूँ। नहीं, ऐसा कौन है जो अपनी कन्या के लिए कुछ उठा रखे। फिर मेरे और कोई संतान भी तो नहीं। जो कुछ है वह लड़की का ही तो है। माधव प्रसाद की इस तर्क ने जीत लिया। और कुछ नहीं तो लाला का घर तो मिल जाएगा। यह सोचकर दया भाव दिखाते हुए बोले, अच्छा भाई, 4,000 की जगह 2,000 रख लो। और कहाँ तक दबाओगे। यह आपकी खातिर है, आपकी सज्जनता है। आपके लिए सारे घर से मुझे लड़ना पड़ेगा। अब मेरी लाज आपके हाथ है। काली प्रसाद खिल उठे। 2,000 पर तोड़ गया। बस एक ही मसला और रह गया, गंगा प्रसाद को देखना। उसके लिए दिन नियत किया गया और काली प्रसाद जीवन के सबसे बड़ी विपत्ति पर विजय पाकर आसमान में उड़ते हुए घर आए। आज निर्मला की नुमाइश होगी। वर अपने मित्रों सहित देखने आवेगा। सहेलियों ने उसका खूब बनाव श्रृंगार किया। घर की सफाई हुई, दावत का सामान भी किया गया। निर्मला कहा तो विवाह के लिए हामी ही न भरती थी। आज वर देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो गई है। सहेलियाँ उसे मोहिनी मंत्र पढ़ा रही हैं। यो सिर झुकाकर बैठना, यो मधुर मधुर मुस्कियाना, यो मंद स्वर में जवाब देना, यो यूँ पैनी किंतु लज्जा भरी आँखों से देखना। सबके मनोभाव शिकारियों के से हैं, वर बच कर ना जाने पावे। ऐसा निशाना मारो कि वहीं का वहीं रह जाए। जरा भी निशाना चूका और शिकार हाथ से गया। निर्मला सबकी बातें सुनती और मुस्कुरा कर रह जाती है, पर मुस्कुराहट लज्जा और ग्लानि से भरी हुई है। उसका कितना घोर अपमान किया जा रहा है, वर पक्ष की ओर से कितना अत्याचार हो रहा है। रुपये दिए जाएं उस पर भी इतनी खुशामद, मानो वह कोई बाजारू स्त्री है। उसका रूप ही उसका सबसे बड़ा गुण है। कहीं उन्होंने न पसंद किया तो दूसरे महाशय आएंगे, उसके सामने भी यही स्वांग रचा जाएगा। खैर आओ लाला, मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ। मैं तुम्हें कहीं मुँह दिखाने योग्य न छोड़ूंगी। इस अपमान का ऐसा दंड दूंगी कि उम्र भर न भूलोगे। सहसा आ गए का गुल मच गया। सब लोग सतर्क और सजग हो गए। गंगा प्रसाद अपने 2 मित्रों के साथ कन्या को देखने आ गया। निर्मला की मानो तलवार खींचकर समर के लिए तैयार हो गई।
जलपान और पान इलायची के बाद तीनों मित्र ने निर्मला के कमरे में प्रवेश किया। निर्मला अपने सहेलियों के साथ सिर झुकाए बैठी। घूंघट से केवल चुंबक के दर्शन हो रहे थे। मित्रों ने आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। अंग्रेजी में कुछ बातें की। सहेलिया से कुछ हंसी दिल लगी की। घर चलने को तैयार हुए। निर्मला परीक्षा में पूरी उतरी। गंगा प्रसाद उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया। मित्रों ने ऐसी सुंदरी पा जाने पर उसे बधाइयाँ दी। सहसा निर्मला ने घूंघट ऊपर खींच लिया और उत्तेजना से भरे आरक्त मुंह से बोली, ठहरिए, मुझे कुछ कहना है। वर महोदय ने मुझे पसंद किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मेरे धन्य भाग है कि उन्होंने मुझे यह गौरव प्रदान किया। लेकिन यह आप लोग मानते हैं या नहीं, विवाह स्त्री और पुरुष दोनों की ही पसंद होनी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सहेलियाँ विस्मय से निर्मला का मुंह देखने लगी। यह घोर निर्लज्जता। राम राम। मित्रों के भी छक्के छूट गए। इस प्रश्न का आशय क्या है, यह समझकर भी उन्होंने न समझने की चेष्टा की। एक मित्र ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, हम सब यह मानते हैं। निर्मला तो मुझे इन महाशय से विवाह करना मंजूर नहीं है। गंगा प्रसाद का हृदय मानो पाताल में डूब गया। सहेलियाँ निर्मला को संकेत करने लगी, क्या कहती है नीरू, बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। एक मित्र ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों यह निश्चय कर रही हैं? निर्मला बोली, इसलिए कि जिस विवाह का आधार रूप है वह रूप ही एक तरह की अस्थिर होगा, और जिस पुरुष के हृदय में रूप का ऐसा मोह है, वह इस योग्य कदापि नहीं है कि वह कोई स्त्री उसे बरे। गंगा प्रसाद पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए, पर मित्रों की आंखें जैसे खुल गई। आज उन्हें ज्ञात हुआ कि चित्र का एक दूसरा पट भी है। अब तक एक तरफा डिग्री हो रही थी। पुरुषों के बयान पर फैसला हो रहा था। स्त्री भी कुछ कह सकती है, उसे भी कुछ कहना है। उसकी ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी स्वीकृति जैसे मानी हुई बात थी। उसमें कुछ अन्याय है, यह उन सभी को विवश होकर स्वीकार करना पड़ा। एक मित्र ने निर्मला का समर्थन किया, देवी जी, आपका कथन सत्य है। हमसे तो अपराध हुआ है, उसे क्षमा कीजिए। बोलो भाई। गंगा प्रसाद, तुम कुछ कहना या सुनना चाहते हो? देवी जी ने हमें तो लाजवाब कर दिया। गंगा प्रसाद खिसियाकर बोले, कहाँ है लाला कारी प्रसाद? मुझे अपने घर बुलाकर मेरा अपमान कर रहे हैं। निर्मला बोली, विवाह मैं करूँगी। जैसे इस विषय में आप स्वाधीन हैं, वैसे ही मैं भी स्वाधीन हूँ। जब आपके और मेरे पिता के बीच में बातें हो रही थी तो आप क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो आपको देखने नहीं आई थी, आप क्यों मेरी परीक्षा लेने आए? आप समझते होंगे कि आप सर्व गुणागण है और कोई भी स्त्री आपके चरणों की सेवा करना अपना अहोभाग्य समझेगी। इस अहंकार का भाव तो दिल से निकाल डालो। कम से कम मैं तुम जैसे आदमी को अपना स्वामी नहीं बना सकती। मैं अपने स्वामी में जो कुछ देखना चाहती हूँ वह तुम में नहीं है। एक मित्र ने गंगा प्रसाद से कहा, भाई, देवी जी से क्षमा मांगो, इनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगो। तुम्हारे भाग्य खुल गए कि ऐसी विचारशील विदुषी पा रहे हो। दूसरे मित्र ने निर्मला को समझाया, देवी जी, हम सब आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आपके लिए हम लज्जित हैं। सोचिए, दोनों तरफ तैयारी हो गई है। अब कुछ विघ्न पड़ा तो दोनों तरफ की कितनी बड़ी बदनामी होगी। गंगा प्रसाद अभी चुप था। निर्मला समझ गए कि इन्हें अब भी अहंकार है। उस अहंकार पर उसने फिर चोट की। आप समझते होंगे मैं इसे खिलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा
इसलिए इसका पद ऊंचा है। आप यह नहीं समझ रहे हैं कि आपकी पत्नी बनने से मुझे कितना बड़ा उत्सर्ग करना पड़ेगा। अपने माता पिता को छोड़कर मैं दूसरे के घर जाऊंगी। आपकी सेवा और नम्रता से मुझे अपने लिए कहाँ स्थान बनाना पड़ेगा। बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा। सबको खिलाकर खाना, सबको सुलाकर सोना मेरा धर्म होगा। आप 4-5 घंटे काम करके सैर सपाटे करेंगे, मुझे 24 घंटे गृहस्थी के धंधों में लगा रहना पड़ेगा। फिर मैं क्यों समझूं कि पुरुष विवाह करके कन्या का उद्धार करता है। मैं तो समझती हूँ कि कन्या विवाह करके पुरुष का उद्धार करती है। गंगा प्रसाद को मालूम हो गया कि इस रमणी से विवाह करना लोहे के चने चबाना है। कुछ ऐसा लज्जित हुआ कि उसके मुंह से आवाज़ न निकली। रास्ते में तीनों मित्रों में बहस हो गई। एक मित्र बोले, तुमने भूल की। गंगा, तुम जरा दब जाते तो वह राजी हो जाती। गंगा, क्षमा करो, ऐसी स्त्री से बाज आया। अच्छी बात यह है कि मैं उसके सामने बिल्कुल गधा हूँ। ऐसी स्त्री से विवाह करना जिंदगी भर के लिए गुलामी लिखना है। उसने मुझे सचमुच कहीं का न रखा। दूसरा मित्र, बात तो यार पते की कही। गंगा मुझे भिगो कर लगाए, और क्या। पहला मित्र, आप भी चले थे देखने, किसी तरह चुपके से फोटो मंगवा लिया होता। गंगा प्रसाद बोले, जले पर नमक ना छिड़को यार, तुम लोगों ने भी कोई सलाह ना दी। पहला मित्र बोला, अच्छा अब कान पकड़ो कि कन्या देखकर विवाह करने का नाम ना लोगे। दूसरा मित्र बोला, तो इसमें इतना दुखी होने की कौन सी बात है। औरतों में तो लड़कियां ही पसंद या नापसंद करती है। पुरुष नापसंद हो जाने पर दूसरा द्वार खटखटाता है। तुम भी कोई दूसरा घर ताको। दूसरे दिन सारे नगर में इस कांड की खबर फैल गई। दिल्लगी बाजों को अच्छी सामग्री मिली। सुबह से शाम तक मातम पुरसी करने वालों का तांता लगा रहा। सब आकर उसकी झेप और खिसियानेपन का आनंद उठाते थे। 2-4 फिक्रे कसकर चले जाते। गंगा प्रसाद का घर से निकलना मुश्किल हो गया। कई दिनों तक तो घर से बाहर ना निकला। एक रात को घर के आंगन निकला और फिर उसे किसी ने ना देखा। निर्मला अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया। निर्मला ने और अपनी बहनों की चिकित्सा करके अपना जीवन सफल कर रही है। तो यह कहानी थी वधू परीक्षा की। तो मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि जब भी आप वधू परीक्षा के लिए जाएं, लड़की देखने के लिए, तो स्वयं में भी अपना थोड़ा झांक लें, क्योंकि लड़कियों के भी मन में होता है कि हम जैसे हैं मुझे भी वैसा ही मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।